नमस्कार दोस्तों, अभिनव क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। पिछली क्लास में अपन ने मुगल काल पूरा किया था और आज अपन आगे का अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे अपन आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे आज अपन। तो आधुनिक भारत के इतिहास में देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहला जहां बात अपन कर रहे हैं कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, तो यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन का एक कर्म है PDEF। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनमार्क और फ्रांसीसी, ये यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का एक कर्म है। तो सबसे पहले भारत में आए कौन? पुर्तगाली आए और सबसे अंत में भारत में कौन आए? फ्रांसीसी आए। तो देखिए, सबसे पहले आए कौन? पुर्तगाली। और ध्यान हो आपको, तो 1498 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली यात्री नाम था वास्को डी गामा। और यह वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत आया। यानी आप यूं कह दो कि यूरोपियों में सबसे पहला जो व्यक्ति आ रहा है वो पुर्तगाली होगा। और पुर्तगाली भी कौन? वास्को डी गामा। और कब आ रहा है? 1498 में। और कहां आया? तो देखिए कहां आता है। कालीकट, केरल। वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहां आएगा? कालीकट, केरल में आएगा। और उस समय यहां के शासक जो होंगे जमोरिन। हालांकि वास्को डी गामा एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद के सहयोग से भारत आया और यह वास्को डी गामा भारत से 3 जहाज काली मिर्च भरकर लेकर गए। और ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली जो है वो काली मिर्च को गोल मिर्च के नाम से पुकारते हैं। और कहा जाता है कि इस वास्को डी गामा को 60 गुना मुनाफा मिला। तो 60 गुना मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। इस कारण पुर्तगाल या वास्को डी गामा फिर एक बार वापिस भारत आया। लेकिन अब की बार जमोरिन और वास्को डी गामा के मध्य झड़प हो गई। भारत आने वाली दूसरी जो यूरोपीय कंपनी थी वो थी डच। और डच जो कंपनी थी वो हॉलैंड की थी। तीसरी कंपनी जो थी वो अंग्रेज, यानी भारत आने वाले तीसरे नंबर के यूरोपीय अंग्रेज थे।
और अंग्रेज जो थे इंग्लैंड और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1599-1600 में हुई थी और पूर्वी देशों के साथ इन्हें 15 वर्षों का व्यापार का एक फरमान दिया गया था। तीसरी यूरोपीय कंपनी डेनमार्क थी और लास्ट फ्रांसीसी भारत आए। इनमें से भी देखिए, पुर्तगाली सबसे पहले आए और पुर्तगाली सबसे बाद में गए। सबसे पहले आएंगे, सबसे बाद में जाएंगे। सबसे बाद में आए फ्रांसीसी और सबसे पहले गए। 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने पुर्तगालियों से गोवा खाली करवाया था और सबसे लास्ट में आने वाली जो यूरोपीय कंपनी थी वो थी फ्रांसीसी, और सबसे पहले जाने वाली कंपनी भी कौन सी होगी? फ्रांसीसी होगी। तो ध्यान देंगे, यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है PDEDF। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनमार्क और फ्रांसीसी। अब इससे आगे की बात करते हैं। देखिए, सत्रह ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का एक फरमान दिया था और इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जबकि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री या प्रथम कारखाना जहांगीर के शासनकाल में सूरत में लगाया गया था और जहांगीर के शासनकाल में 2 अंग्रेज भी आए थे। 1608 ईस्वी में अकबर के नाम का पत्र लेकर विलियम हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में उपस्थित हुआ था और जहांगीर से विलियम हॉकिंस ने फारसी भाषा में बात की थी। अतः जहांगीर ने प्रसन्न होकर विलियम हॉकिंस को 400 का तो मनसब पद दिया था और इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। फिर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो ने भी अजमेर में जहांगीर के साथ मुलाकात की। तो ध्यान रखेंगे, हालांकि उस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी सुविधाएं नहीं दी गई। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा बंगाल में कंपनी को व्यापार करने का एक फरमान दिया गया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब अपन बात करेंगे, देखिए, बंगाल और अंग्रेज। तो देखिए, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता का प्रारंभ होता है कहां से? बंगाल से। और बंगाल तत्कालीन समय में एक समृद्ध प्रांत था। तो इसमें भी अपन विशेष बात करेंगे सिराजुद्दौला और अंग्रेज।
सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था और अली वर्दी खां के बाद में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला ने एक बार अंग्रेजों की कासिम बाजार की फैक्ट्री को देखने की इच्छा जाहिर की, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को कासिम बाजार की फैक्ट्री दिखाने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया और यह घटना थी जून 1756 की, और यहां से 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया और इन्हें एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। दूसरे दिन जब इस कमरे को खोला गया तो इसमें से 123 अंग्रेज मृत पाए गए और मात्र 23 अंग्रेज जिंदा रहे। यह घटना घटित हुई 20 जून 1756 को। तो 20 जून 1756 को जो घटना घटित हुई, इसे ब्लैक होल या काल कोठरी के नाम से जाना जाता है। और इस घटना को प्रचारित करने का जो काम किया वो हॉलवेल को दिया जाता है, क्योंकि जो 23 लोग जिंदा बचे थे उनमें से एक जिंदा बचने वाला व्यक्ति स्वयं हॉलवेल था। अगला अपन बात करेंगे प्लासी का युद्ध। तेईस जून 1757। तो देखिए 23 जून 1757 ईस्वी को ब्रिटिश कमांडर क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध लड़ा गया। हालांकि प्लासी का युद्ध एक युद्ध ना होकर मात्र एक षड्यंत्र था, क्योंकि इस प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की अधिकांश जो सेना थी वो केवल मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। इस युद्ध में मीर जाफर, बंगाल का जो व्यापारी था जगत सेठ अमीचंद, नवाब की मौसी घसीटी बेगम आदि ने नवाब के साथ विश्वासघात किया और इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ और पराजित सिराजुद्दौला भागने का प्रयास किया, लेकिन मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा सिराजुद्दौला का वध कर दिया गया। प्लासी का युद्ध किसी भारतीय शासक के साथ अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध था। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन मीर जाफर अंग्रेजों की बढ़ती हुई धन पिपासा को शांत नहीं कर पाया। अतः मीर जाफर के स्थान पर नया नवाब बैठाया गया मीर कासिम, और यह मीर कासिम एक योग्य नवाब था। तो मीर कासिम के द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए। राजधानी परिवर्तन। तो बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद, और मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाई
मुंगेर को। एक यहां पर चलती थी दस्तक, और दस्तक एक ऐसा फरमान था जो अंग्रेजों को प्राप्त था, और इस दस्तक के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे रखा था। तो मीर कासिम ने बंगाली व्यापारियों के लिए भी दस्तक लागू कर दी। अतः अंग्रेजों ने मीर कासिम को गद्दी से उठाकर वापस मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम अवध का नवाब सुजाउदौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर एक त्रिगुट का निर्माण किया। और अगला जो युद्ध होगा वो होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध लड़ा जाएगा 23 अक्टूबर 1764। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, साथ में होंगे अवध के नवाब सुजाउदौला, साथ में होंगे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। एक तरफ तो ये तीनों और दूसरी तरफ अंग्रेज कमांडर हेक्टर मुनरो। इनके मध्य 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को एक युद्ध लड़ा गया जिसे बोलेंगे बक्सर का युद्ध। और इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा त्रिगुट को पराजित किया गया और जो प्लासी का अधूरा कार्य था उसे बक्सर के युद्ध ने पूर्ण किया। प्लासी के युद्ध में अकेले बंगाल के नवाब की हार थी, लेकिन बक्सर के युद्ध में संपूर्ण भारत की पराजय हो गई। 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि संपन्न हुई और इस इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल बादशाह अंग्रेजों का कठपुतली बनकर रह गया। तो यह तो थी देखो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और विशेषकर अंग्रेजों की अपन बात कर रहे हैं तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में किसी भारतीय शासक के साथ लड़ा गया पहला युद्ध था प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध ने देखिए बंगाल में अंग्रेजों को पैर जमाए, जबकि बक्सर के युद्ध में समस्त भारत में अंग्रेजों की जड़ें फैला दी गई। अब इससे आगे अपन बात करेंगे (1857) की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के सर्वप्रथम तो अपन बात करेंगे क्रांति के कारण। तो देखिए चाहे कोई भी क्रांति हो, चाहे तो फ्रांस की क्रांति रही हो, चाहे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम रहा हो, चाहे रूस की क्रांति रही हो, चाहे भारत की 1857 की क्रांति रही हो, इनके कुछ कारण होते हैं। तो कारण होते हैं देखिए क्या, एक तो होता है राजनीतिक
कारण। एक होता है सामाजिक कारण, एक होता है आर्थिक कारण, एक अपन बात करेंगे धार्मिक कारण, और एक होता है अपना तात्कालिक कारण। तो भारत में भी 1857 की क्रांति के यही कारण थे। एक तो राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, धार्मिक कारण है और तात्कालिक कारण है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखिए, राजनीतिक कारण। तो बात अपन कर रहे हैं या राजनीतिक कारण में, राजनीतिक कारणों पर अपन चर्चा करेंगे। लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, इसकी चर्चा करेंगे। और डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत को अपन और भी नाम देंगे, देखिए, राज्य हड़प नीति, गोद निषेध प्रथा, या कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो राज्य हड़प नीति है, व्यक्तिगत सिद्धांत है, गोद निषेध प्रथा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। इनके लिए भारत में किसी गवर्नर को जाना जाता है तो वो गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी। और इस लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के शिकार राज्य 1848, 17, 1849, जैतपुर और संभल, 1850 बगाट, 1852 1852 उदयपुर, 1853 झांसी, 1854 नागपुर और 1856 अवध। तो देखिए, राज्य हड़प नीति का शिकार पहला राज्य हड़प नीति का शिकार प्रथम राज्य 1848 में कौन सा हो जाएगा? सतारा। दूसरा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, अवध जो कि 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था। तो अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कुशासन का आरोप लगाकर किया गया। 1856 में अवध का विलय कुशासन का आरोप लगाकर किया गया और इस अवध के विलय को भारतीय इतिहास की महान डकैती के नाम से जाना जाता है। तो यह तो हो गया, देखिए, राज्य हड़प नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत।
तो इसके लिए किस गवर्नर जनरल को जानेंगे? लॉर्ड डलहौजी को जानेंगे। तो आगे अपन चर्चा करते हैं। देखिए, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था और बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहब था, दूदू पंत। नाना साहब का वास्तविक नाम था दूदू पंत। तो अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय और बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था नाना साहब। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नाना साहब को 6 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाती थी। 6 लाख रुपए वार्षिक पेंशन थी नाना साहब की, लेकिन डलहौजी के द्वारा यह पेंशन बंद कर दी गई और कहा कि जब पेशवा पद समाप्त हो गया है तो किस बात की पेंशन। नाना साहब ने अपना एक व्यक्ति अजीम उल्लाह खां, इस अजीम उल्लाह खां को नाना साहब ने अपनी पेंशन बहाली के लिए इंग्लैंड भेजा था। और यह भी कहा जाता है कि एक तो अजीमुल्लाह खान और एक रंगोजी बापू। अजीमुल्लाह खान और रंगोजी बापू ने मिलकर 1857 की क्रांति की योजना इंग्लैंड में तैयार की थी। अजीमुल्लाह खान और रंगोजी बापू ने 1857 की क्रांति की योजना बनाई थी इंग्लैंड में। तो दूसरा जो राजनीतिक कारण है, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन को बंद करना। और देखते हैं, इसके अतिरिक्त लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, या इसे कहेंगे बहादुर शाह द्वितीय, जो कि 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह थे और यह बहादुर शाह द्वितीय जफर उपनाम से कविताएं लिखता था। तो बहादुर शाह द्वितीय का भी अपमान किया गया और कहा गया कि बहादुर शाह के पश्चात भारत से मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया जाएगा। तो पहली बात तो थी कि बहादुर शाह के पश्चात भारत से मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा है सिक्कों से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया जाएगा। तीसरी बात है, बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को
लाल किला खाली करना पड़ेगा तथा कुतुब मीनार के पास जाकर रहना पड़ेगा। तो देखिए क्या क्या घोषणाएं हुई कि बहादुर शाह के पश्चात भारत से मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा कि जो कॉइन्स है, सिक्के हैं, उन सिक्कों से भी मुगल बादशाह का नाम हटा दिया जाएगा। बहादुर शाह के जो उत्तराधिकारी होंगे उन उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा तथा कुतुब मीनार के पास जाकर एक छोटी सी जगह में निवास करना पड़ेगा। तो इस तरह से या इस घोषणा से बहादुर शाह का जो अपमान हुआ वो अपमान मुसलमानों का नहीं अपितु समस्त भारत का अपमान हुआ और हिंदू और मुसलमान दोनों का अपमान किया गया, क्योंकि बहादुर शाह केवल मुसलमानों का शासक नहीं था, वो पूरे भारत